जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इसकी भाषा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये आवाज, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो साथी हमारे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो साथी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली का एक छोटा सा सदस्य हूं। अगर आप भी मेरी तरह डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके 3 बजे से 5 बजे तक कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, BEMS कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आज एक बार फिर से आपके लिए एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी से भरी हुई डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की वीडियो लेके आपके बीच में आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आशा करता हूं वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग डिस्टोनिया। कल किसी डॉक्टर साहब ने कहा था कि डिस्टोनिया के बारे में भी बता दीजिए, मैं बीच में लेकर आते हैं हम आपके लिए डिस्टोनिया। डिस्टोनिया एक डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जो किसी भी प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री कैरेक्टराइज जो मूवमेंट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होगा? जब नर्व के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और जब नर्व के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्शन नजर आ रहा है, इसलिए आपका प्रोटोकॉल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आधारित होना चाहिए, मसल्स और नर्व के कोऑर्डिनेशन के लेवल पर प्रेरित होना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कारण पे जाइएगा। ठीक है, जब आप वहां पर देखते हो कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्रभावित हो रहा है, तो स्लो रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, स्लो हो रहा है, धीरे धीरे और रिपीट कर रहा है मूवमेंट। ठीक है, स्लो रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, एबनॉर्मल पोस्चर है, बॉडी का जो है एबनॉर्मल पोस्चर नजर आ रहा है, आप समझ जाइएगा दोस्तों, ये डिस्टोनिया डेवलप हो चुका है। अर्थात मूवमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। जब आदमी मूवमेंट करता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, अगर करता है बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और कुछ इंडिविजुअल में डिस्टोनिया के साथ उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ट्रेमर। ठीक है, ट्रेमर्स, हाथ पांव में ट्रेमर्स, गले में ट्रेमर्स। ठीक है, आप न्यूरोलॉजिकल फीचर जब देखते हो दोस्तों, तो आपको याद रखना है टोटल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको फीचर्स के रूप में नजर आते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरे न्यूरोलॉजिकल फीचर पाए जाएंगे। और यहाँ पर डिस्टोनिया के सीवियर डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, बहुत ही अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं। मेंटल डिसीज जितनी भी होती है ना, सारे डिसीज में डिस्टोनिया पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। केवल अगर यहाँ पर आप डिस्टोनिया के डिफरेंट फॉर्म्स को देख रहे हो, तो याद रखना केवल एक मसल्स को या पर्टिकुलर मसल्स के ग्रुप को या बॉडी के पूरी मसल्स को अफेक्ट करते हुए नजर आएगा। यानी जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे, कई प्रकार में ऐसा होता है केवल एक मसल्स स्पेशल कोई भी पार्ट की मसल जिसका उस पार्ट से लिंक होता है, वो मसल्स का सर्कुलेशन फेल हो जाता है, वहां मूवमेंट फेल हो जाता है। कई बार कई मसल्स के ग्रुप
जो फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, जो भी फंक्शन करते हैं, उन मसल्स का पूरा ग्रुप का ग्रुप अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पूरी बॉडी के, चाहे वो आपकी कोई भी मसल हो, सारी बॉडी के मसल्स वहां पर नर्वस लेवल पर प्रभावित हो जाती है। तो ये तीनों टाइप का जो होता है, इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट टाइप का डिस्टोनिया पाया जाता है, वहां पर डेवलप होता है दोस्तों। डिस्टोनिया के कुछ फॉर्म जेनेटिक होते हैं, यानी हेरिडिटरी होते हैं, और जेनेटिक फॉर्म में क्रॉनिक होने पर एज 10,000 से ही ट्रीटमेंट का शुरुआत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन होती है। और डिस्टोनिया का जब फॉर्म आपके जेनेटिक हो रहा है, तो याद रखना मेजोरिटी के केसेस में आपको कोई सिम्टम ही नहीं मिलता। ठीक है, कोई इंजुरी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई किसी प्रकार का मेंटल डैमेज नहीं, कोई आपको सिम्टम ही नहीं मिल रहा। तो सिम्टम नहीं मिल रहा तो डिस्टोनिया के जो केसेस होते हैं बहुत टिपिकली दोस्तों शाइनेबल होता है। आपको याद रखना है बहुत इजीली क्यूरेबल होता है, बशर्ते आपको वहां पर उसके लेवल को समझना पड़ेगा। आप कैसे समझेंगे, तो जब समझ गए तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ये ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर निकल के आता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप किसी कारण को जानते हो, अगर आप कारण को जानते हो तो बात अलग है, आप उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हो। लेकिन अगर जिसका कारण ही अज्ञात तो क्या करोगे आप? डिस्टोनिया का एग्जिट काज ज्ञात नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। आप कितनी भी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, मैक्सिमम केसेस में कारण ज्ञात नहीं होता। आपको बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाना है, ठीक है, चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई तीर कहाँ चलाना है। ब्रेन के सेवरल रीजन में, कई रीजन होते हैं, ठीक है, ब्रेन के सेवरल रीजन में नर्व सेल कम्युनिकेशन के अल्टरनेट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, यानी जो नर्व का कम्युनिकेशन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, ये नर्व यहाँ कांटेक्ट हो रही थी, यहाँ के बजाय यहाँ पीछे कांटेक्ट होने लगते हैं। उनका जो कोरिलेशन होता है, नास्टोमेटिक कंडीशंस होती है, कोलेटरल सर्कुलेशंस होते हैं, जो फाइबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनको भी जानकारी देते हैं, वो फेलियर हो जाती है दोस्तों। यही कारण है डिस्टोनिया का कुछ फॉर्म इनहेरिटेड हो जाता है, छुपा हुआ होता है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए डिस्टोनिया भी अन्य डिसीज के समान या कंडीशन के सिम्टम के रूप में आपके सामने डेवलप हो सकता है। कई डिसीजेस के समान होता है दोस्तों। आप पार्किंसन डिसीज ले लीजिए, हंटिंगटन डिसीज, कोरिया, हंटिंगटन कोरिया को ले लीजिए, विल्सन डिसीज को ले लीजिए, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी को ले लीजिए, बर्थ इंजुरी को ले लीजिए, ब्रेन स्ट्रोक को ले लीजिए, ब्रेन ट्यूमर या कुछ और डिसऑर्डर होता है जो कि कैंसर के साथ में कुछ लोगों में दोस्तों डेवलप होता है, कैंसर के साथ में होता है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम, याद रखना, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन डिप्रीवेशन या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इन्फेक्शंस आप देखो टिपिकल यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशन, कुछ आप मेडिकेशन कर रहे हो और उच्च मेडिकेशन के लेवल पर दोस्तों वहां पर आपको किसी न किसी प्रकार की रिएक्शन हो रही है, वो भी आप देख रहे हो। या हैवी मेटल पॉइजनिंग, आप बहुत ज्यादा हैवी मेटल को पॉइजनिंग के रूप में ले रहे हो, वो भी आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है। इसलिए सारे के सारे सिम्टम्स आपको टेली करते हुए नजर आएंगे। अब कई केसेस होते हैं कि चलो सिम्टम आप टेली करो, तो भी सिम्टम आप क्या देखते हो? डिस्टोनिया के जो सिम्टम होते हैं दोस्तों, उसको वेरी माइल्ड टू सीवियर के रूप में रेंज में देखा जाता है। ठीक है, माइल्ड से सीवियर रेंज में देखा जाता है, और इसीलिए डिस्टोनिया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अफेक्टेड करता है। याद रखना, डिस्टोनिया बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अफेक्टेड करता है, और प्रायः स्टेजेस के थ्रू, अलग अलग स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस के थ्रू डिस्टोनिया के जो सिम्टम होते हैं वो प्रोग्रेस होते रहते हैं, लगातार डेवलप होते रहते हैं। इसलिए जो सिम्टम डेवलप होते हैं बहुत सिंपल से कुछ ही सिम्टम है, ज्यादा सिम्टम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो सिम्टम डेवलप होते हैं, ड्रैगिंग लेग्स, लहरा के चलने वाला ड्रैगिंग लेग, क्रैम्पिंग ऑफ द फुट। ठीक है, ड्रैगिंग लेग के साथ में लटका हुआ लेग, ठीक है, उसके साथ में क्रैम्पिंग ऑफ द फुट, फुट रीजन में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है। ठीक है, इनवॉलेंटरी पुलिंग ऑफ द नेक, नेक का आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन इनवॉलेंटरी पुलिंग, इधर इधर पीछे आगे कहीं भी रूप में इनवॉलेंटरी पुलिंग होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दोस्तों। अनकंट्रोलेबल ब्लिंकिंग, आपकी आंखों में अनकंट्रोलेबल ब्लिंकिंग होता है। आपको लगता है कि आप किसी को आंख मार रहे हो, या सामने वाले को लगता है कि आप उसको आंख मार रहे हो, लेकिन वास्तव में वो इनवॉलेंटरी ब्लिंकिंग होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो ब्लिंकिंग होता चला जाता है। याद रखना, ये डिस्टोनिया का साइन होता है। स्पीच डिफिकल्टीज होती है, आपको बोलने में तकलीफ होती है, यही कारण है स्पीच डिफिकल्टी भी इन्हीं केसेस में जाना जाता है दोस्तों। जब भी स्ट्रेस होगा, फटीग के सिम्टम आएंगे दोस्तों, उसको ये ब्रिंग करता है, लाता है, यानी उन सिम्टम को बहुत ज्यादा वर्सन करता है दोस्तों। और डिस्टोनिया के साथ साथ पीपल्स प्राय पेन की कंप्लेन करता है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होगा, उसको लगातार पेन होता है दोस्तों, और एक्सर्शन भी बहुत ज्यादा होता है, थकावट, उसके पूरे शरीर पे वीकनेस के साथ थकावट के जो सिम्टम होता है बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ होता है। लेकिन याद रखना, क्योंकि कांस्टेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, लगातार आपकी बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये सिम्टम बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। यदि चाइल्डहुड में डिस्टोनिया के सिम्टम उत्पन्न होते हैं, बचपन से आगे आ रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, जब उत्पन्न होंगे जनरली कहां होंगे? फुट पर, आपके हैंड पर। याद रखना, हैंड पर, आपके फुट पर सबसे पहले ये सिम्टम पहले अपीयर होता है। इसके बाद धीरे धीरे क्विकली बॉडी में जो बाकी के पार्ट होते हैं सारे पार्ट में प्रोग्रेस करते चले जाते हैं दोस्तों। यही कारण है एडल्ट साइंस के बाद जितनी भी प्रोग्रेसिव रेट होती है स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए सारे सिम्टम आपको वहां पर टेली करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। यही कारण है ब्लड टेस्ट, ब्लड यूरिन टेस्ट करा लीजिए, एमआरआई सीटी स्कैन करा लीजिए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा लीजिए, ये सारी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में विजिबल होती है दोस्तों। याद रखना, यहाँ कभी A1 का प्रयोग मत कर लेना, याद रख लेना, A1 का प्रयोग कभी नहीं करना। याद रखना, यहाँ पर S5C5RE का प्रयोग करिए, S1F1W का प्रयोग करिए, दोनों को नेगेटिव। ठीक है, यानी आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्यूट है 3rd से 10th में चले जाओ, क्रॉनिक है 10th से 3rd में आ जाओ। ठीक है, A2F2C5W क्योंकि ज्यादातर आपके ब्रेन के लेवल पर होता है, इसलिए ब्रेन ऑयल का प्रयोग करो।
दूसरा स्पाइनल ऑयल या स्पेशल पेन क्योराइड। अगर पूरी बॉडी में मसाज करना है तो स्पेशल पेन क्योराइड, यदि केवल स्पाइनल कॉर्ड पर अप्लाई करना है तो ऑल पेन क्योराइड या स्पाइनल ऑयल का, वही C4, S5, A1, L1, F1, WE या RE। ठीक है, S1 1000, F1 1000 यदि केसेस अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप S1 1000, F1 1000 को कंटिन्यू कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम 500, नेक्स्ट टाइम 200 रिवर्स करते चले जाइए, यहाँ से 3rd से 10th में चले जाइए। और ये क्रॉनिक होने पर S5 और L1 का 10,000 का एक डोज महीने में दीजिए दोस्तों। आप जो देंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि डिस्टोनिया का जो केस होता है वो इसी प्रकार से एग्रावेट करने का काम करता है। इसी प्रकार से वहां पर दोस्तों हर प्रकार की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन की कंडीशन को ट्रेनिंग करता है, उसको क्योर कर देगा आसानी के साथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा दोस्तों, और यही कारण है बहुत बढ़िया रिजल्ट फीडबैक में हमको टेली के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कार्डियक साइकिल। यदि आपने 0.8 सेकंड की इस साइकिल को समझ लिया, यानी आपने हर प्रकार के दोस्तों हार्ट के लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, आपके राइट चेम्बर में क्या, लेफ्ट में क्या, फिर आर्टरिया में क्या, वेंट्रिकल्स में क्या, जब ये सारे का फॉलो एक्शन होता है तो आपको दो चीज नजर आती है। आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो ब्लड प्रेशर में आपको क्या नजर आता है, क्या देखते हो आप बोलते हो साहब इसका सिस्टोल हुआ, साहब इसका डायस्टोल हुआ। क्या है सिस्टोल डायस्टोल, इनके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर आप जानकारी ले लेंगे तब आप ब्लड प्रेशर को बहुत आसानी से समझेंगे, और यहीं पर आप समझते जाइएगा A1 कहां पर देना है 200 में, RE कहां पर देना है 200 में, Y कहां देना है 200 में, ठीक है, और S6 200 कहां देना है। याद रखिएगा, कार्डियक साइकिल प्रत्येक बीट के दौरान हार्ट में कोऑर्डिनेट इवेंट के सक्सेशन के रूप में, ठीक है, वहां पर डेवलप होता है। यानी एक बार जहां से शुरू हुआ वहां खत्म, जहां से शुरू हुआ वहां खत्म, जहां से शुरू हुआ वहां खत्म। तो ऐसा तो है नहीं कि एक खत्म हुआ कि दूसरी चालू हो जाएगी, एक खत्म हुआ उसके बाद कुछ सेकंड का गैप होता है, उसके बाद में दूसरी चालू होती है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के बीट के दौरान हार्ट में कोऑर्डिनेटेड इवेंट के सक्सेशन के रूप में इसको देखा जाता है दोस्तों। यानी जब आप पल्स देखते हो तो आपको 60 to 80 पर मिनट नजर आती है, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ज्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं जो हार्ट के पूरे चैम्बर्स के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड होकर एक इवेंट्स करते हैं जो 0.8 सेकंड लेते हैं दोस्तों। याद रखना, जब कभी भी प्रत्येक हार्ट बीट में दो मेजर पीरियड के रूप में आप कंसिस्ट करोगे दोस्तों, जिसे आप कहते हो डायस्टोल और सिस्टोल। ब्लड प्रेशर में क्या नापते हो, 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर, 140/90 mmHg ब्लड प्रेशर, कौन सा सिस्टोलिक कौन सा डायस्टोलिक, और क्यों, ज्यादा है तो क्यों, कम है तो क्यों, क्यों वाली बात याद रखना दोस्तों। दोनों चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है, और इसीलिए केवल ब्लड प्रेशर देख लिया कि हाँ भाई इसका ब्लड प्रेशर इतना है तो आप समझ गए, बता दो मुझे क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिस्टोल के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रख लेना, हार्ट के चारों चैम्बर में जब भी सिस्टोल होगा, चाहे एट्रिया का होगा चाहे वेंट्रिकल का होगा, जब भी वहां पर सिस्टोल होगा आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। याद रख लेना, यदि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। यानी सिस्टोल के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पंप करने का काम करता है। याद रखना, आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पंप करने का काम करता है, जबकि डायस्टोल के दौरान हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड हार्ट में फिल होना शुरू करता है। ठीक है, याद रख लेना, जितना भी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिस्टोल कहलाएगा, आर्टरिया या वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिस्टोल कहलाएगा, और डायस्टोल वो कहलाएगा दोस्तों जिसमें पर्टिकुलरली ब्लड हार्ट में फिल होता है, चाहे वो एट्रिया में चाहे वेंट्रिकल में, वो डायस्टोल कहलाता है। और ये सभी चेंजेस प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान रिपीटेड होता है दोस्तों, और एक साइक्लिक मैनर में होता है। याद रखना, एक साइक्लिक मैनर में होगा, 0.8 सेकंड वाली साइक्लिक मैनर में। इसलिए एक बार में वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार में वहां पर रिलैक्सेशन होगा। तो एक बार सिस्टोल हुआ, उसके बाद डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल। इस प्रकार से जब सिस्टोल होगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल होगा तो हार्ट का डायलेटेशन होता है। याद रख लेना, ये दोनों एक के बाद एक होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद में डायलेटेशन होगा। ठीक है, इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पहले एट्रियल चेंबर में होगा, एट्रियल चेंबर से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल फिल अप होगा, मतलब डायस्टोल वेंट्रिकल में हुआ, उसके बाद में जब वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड फिल हो गया फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका आर्टरियल जो होता है दोस्तों जो खाली हो गए थे वो वहां पर फिल अप होगा, और फिल हो गया उसके बाद फिर आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा दोस्तों। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पर कंटिन्यू होती है, और इनके रिपीटेड साइक्लिक मैनर में होने पर कार्डियक साइकिल का जनरेशन होता है। 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। याद रखिएगा, दोनों चेंबर में अलग अलग होता है, यानी कार्डियक साइकिल के इवेंट्स दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हो आप दोस्तों, एक एट्रियल इवेंट, एक वेंट्रिकल इवेंट। इसलिए मैंने दोनों का आपको जोड़कर बताया। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स को आप दो प्रकार में क्लासिफाई करते हो, एक आपका आर्टरियल इवेंट हुआ, दूसरा आपका वेंट्रिकल इवेंट हुआ। ठीक है, आर्टिकल इवेंट और वेंट्रिकल इवेंट। याद रखना दोस्तों, जब आप यहाँ पर डिवीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल को देखोगे, ठीक है, डिवीजन देखोगे और ड्यूरेशन देखोगे कार्डियक साइकिल की, वो आपको अलग निकल के आती है, और वही आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टरियल इवेंट्स दो डिवीजन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, आर्टरियल इवेंट्स जो होगा वो दो डिवीजन में डिवाइड होगा, एक आर्टरियल सिस्टोल, एक आर्टरियल डायस्टोल। ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा। आर्टरियल डिवीजन या आर्टरियल इवेंट दो डिवीजन में डिवाइडेड होता है। यदि आर्टरियल सिस्टोल हुआ तो ये आर्टरियल सिस्टोल है। ठीक है, आर्टरियल सिस्टोल हुआ और आर्टरियल डायस्टोल हुआ, आपका ये अंदर वाला आर्टरियल डायस्टोल, ये आपका आर्टरियल सिस्टोल। ठीक है, ये दो चीज आपको नजर आ रही है तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पूरा पहले
एट्रियम दोनों साइड कांटेक्ट होगा, यानी सिस्टोल होगा, उसके बाद में वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, याद रखना। फिर उल्टा होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा और आर्टेरिया का डायस्टोल होगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर आर्टेरियल सिस्टोल में कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड, ठीक है। तो आर्टेरियल डायस्टोल में कितना समय लग रहा है? 0.7 सेकंड, याद रख लेना दोस्तों। आर्टेरियल सिस्टोल में यानी कॉन्ट्रैक्ट होने में केवल 0.1 सेकंड लग रहा है, लेकिन आर्टेरियल डायस्टोल में यानी पूरा वहां से खाली होकर नीचे आने में 0.7 सेकंड लग रहा है दोस्तों। 0.69 यानी कि 0.7 सेकंड के आसपास आपको वहां पर लग रहा है। अगर ये चीज है दोस्तों तो याद रखिएगा, यही कारण है कि 0.1 सेकंड एंड 0.7 सेकंड, ये दोनों चैप्टर के लेवल पर आपको आर्टेरियल पूरा आपको सिस्टोल का पूरा फ्रेमवर्क का देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें, वेंट्रिकल इवेंट में चले, तो वेंट्रिकल इवेंट भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। अब दो डिवीजन इसमें भी होगा और दो डिवीजन अगर आप देखते हो तो इसको दो डिवीजन में डिवाइड करिए आप। अब जिस प्रकार से 0.8 सेकंड की साइकिल आपके पर्टिकुलर आर्टेरियल सिस्टोल और आर्टेरियल डायस्टोल में हुई, तो यहाँ पर जब आप इसको स्पेशली वेंट्रिकुलर लेवल पर देखोगे तो वेंट्रिकल में भी डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होता है, उसमें भी 0.8 सेकंड लगता है, याद रखना दोस्तों। तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसमें 0.27 सेकंड लगता है, अर्थात 0.3 सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और जो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्स होगा, उसमें 0.53 सेकंड लगता है, अर्थात 0.5 सेकंड। तो 0.3 और 0.58 सेकंड हो गया, यानी 0.8 सेकंड का पूरा वेंट्रिकल इवेंट होता है, 0.8 सेकंड का पूरा आर्टेरियल इवेंट होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पूरी साइड यहाँ पर पाई जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से क्लिनिकली पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। याद रख लेना इस पूरे इवेंट्स को, ठीक है। और डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। क्लिनिकल प्रैक्टिस में टर्म्स जो सिस्टोल का होता है, टर्म जो सिस्टोल का मतलब होगा वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। इसके रूप में आपको रिफर करते हैं, यानी जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करोगे और वहां पर टर्म देखोगे, ये मैंने दोनों अलग अलग बताया आपको, लेकिन जब क्लिनिकल टेबल प्रैक्टिस में बात करोगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी आपके वेंट्रिकल्स को सिस्टोल करना। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कहा गया, लंग्स में जाएगा, और आपका पर्टिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा गया, एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में जाएगा। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों शुद्ध लेवल के लिए जाएगा, यानी यहाँ से अशुद्ध ब्लड लंग्स में गया प्यूरिफाई होने, और यहाँ से गया पूरी बॉडी में। ये दोनों मैकेनिज्म आपको एक साथ नजर आते हैं दोस्तों। यही कारण है वेंट्रिकल सिस्टोल को जब आप देखोगे तो वो फॉलो करता है वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। और जब वो फॉलो करेगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल को दोस्तों आप दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हो, और वेंट्रिकल डायस्टोल को 5 सब डिवीजन में डिवाइड करते हो दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना सब डिवीजन, यहाँ पर आपको अलग फिनोमेना अंदर नजर आएगा। क्या देख रहे हो भाई, क्या चीजें आपको नजर आ रही है? आपने क्यों वेंट्रिकल सिस्टोल को 2 डिवीजन में सब डिवीजन में डिवाइड किया, लेकिन आपने वेंट्रिकल डायस्टोल को 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया? व्हाई, क्यों किया भाई ऐसा? याद रखिएगा, यही समझाने के लिए इतनी बड़ी रामायण आपको गा रहा हूं दोस्तों। एट्रियल इवेंट्स, एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल की लाइफ के मतलब लास्ट फेज के दौरान उत्पन्न होता है, यानी जैसे एट्रियल इवेंट के साथ आर्टेरियल सिस्टोल हुआ यानी आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की लास्ट फेज हुआ मतलब जब आर्टेरिया कॉन्टैक्ट हुआ और वेंट्रिकल फुल भरा गया, पूरा फुल हो गया, ठीक है, लास्ट फेज के दौरान उस समय आप देखो आर्टेरियल इवेंट उत्पन्न होता है दोस्तों। इसीलिए हम इसे लास्ट रैपिड फेज कहते हैं, ठीक है, एकदम लास्ट में होता है और लास्ट रैपिड फेज के दौरान होता है दोस्तों। और जब ये उत्पन्न होगा तो याद रखिएगा आर्टेरियल डायस्टोल सेपरेट फेज के जैसे कंसीडर नहीं होता। आर्टेरियल डायस्टोल एक अलग फेज के लिए कंसीडर नहीं हो रहा। इधर आर्टेरिया से सिस्टोल हुआ और कंप्लीटली आपने देखा कि ब्लड आपके वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। अब वेंट्रिकल में चला गया तो वेंट्रिकल्स का डायलेटेशन हो गया, ठीक है, फुल गया, इसलिए उसको वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। ये लास्ट फेज होती है और उसी दौरान आप देखोगे दोस्तों आर्टेरियल डायस्टोल सेपरेट फेज के जैसे कंसीडर नहीं होता। फुल ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, पूरा का पूरा वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के अर्लियर पार्ट के रूप में मेल खाता है दोस्तों। यानी जब आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हुआ, यानी आर्टेरिया के अंतिम फेज में आकर वेंट्रिकल का डायलेटेशन हो गया। वेंट्रिकल्स के फुल बनाने के बाद वेंट्रिकल का वहां पर सिस्टोल हुआ, उसके लास्ट पीरियड में वहां पर दोस्तों आर्टेरिया के लेवल पर डायस्टोल होकर सारा फिल हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी एक चेंबर खाली होगा तो दूसरा चेंबर भराएगा, दूसरा भराएगा तो पहला चेंबर खाली होगा। ये कंटिन्यू की प्रोसेस होती है और ये कंटिन्यू की प्रोसेस एक के मतलब सिस्टोल समाप्त होने वाला उसके पहले डायस्टोल हो रहा है, मतलब उसके जस्ट लास्ट पीरियड में डायस्टोल के प्रोसेस शुरू हुए। जब डायस्टोल कंप्लीट हो रहा है उसके लास्ट पीरियड में वेंट्रिकल सिस्टोल सॉरी एट्रियल सिस्टोल की प्रोसेस कंटिन्यू हो गई। यानी ये रिदम के रूप में लगातार होता है। इसको ये आप रिदमिक फैशन में हार्ट के फंक्शन करना को कहते हो दोस्तों। इसलिए याद रखना जब आपने ये सब डिवीजन किया, ठीक है, वेंट्रिकल्स के लेवल पर आपने सब डिवीजन किया, तो वेंट्रिकल के लेवल पर जब सब डिवीजन किया तो वेंट्रिकल सिस्टोल जब आपने देखा था 0.27 सेकंड था। यानी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.05 पर सेकंड में हो जाता है, 0.05 सेकंड में हो जाता है। और जो इजेक्शन पीरियड होता है कितनी तेजी से वहां निकल रहा है 0.22 सेकंड होता है। याद रखना जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन में केवल 0.05 सेकंड लगते हैं, लेकिन
ब्लड को निकलने में 0.22 सेकंड जो होता है इंजेक्शन पीरियड होता है कि इतनी देर तक ब्लड वहां पर बहता रहता है, यानी ऊपर से नीचे आता रहता है, ठीक है। और वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा 0.27 सेकंड यहाँ हो रहा है, तो 0.53 सेकंड यहाँ पर होगा वेंट्रिकल डायस्टोल के दौरान। अब वेंट्रिकल डायस्टोल में को हमने 5 लेवल पर डिवाइड किया, ठीक है। हमने वेंट्रिकल सिस्टोल को कितने 2 भागों में, एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड में और 0.05 सेकंड में, लेकिन जो इजैकुलेटिव पीरियड होता है यानी कि इतनी देर में आपके जो आर्टरी में जितना भी वहां पर पर्टिकुलर यहाँ वेंट्रिकल की बात है, तो वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड मौजूद था वो 0.22 सेकंड के अंतर्गत आपके लंग्स में और आपके एओर्टा में चले जाना चाहिए, ये वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाता है दोस्तों। दूसरी बात, जब वहां पर डायस्टोल की श्रेणी आएगी तो वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.53 सेकंड होता है, और स्पेशली यहाँ पर 5 टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है प्रोटोडायस्टोल, ठीक है, प्रोटोडायस्टोल जो 0.04 सेकंड में होता है। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये 0.08 सेकंड में होता है। उसके बाद होता है तीसरा रैपिड फिलिंग, 0.11 सेकंड लगते हैं। उसके बाद होता है स्लो फिलिंग, 0.19 सेकंड, ठीक है। और लास्ट में होता है लास्ट रैपिड फिलिंग, बाकी का जो बचा होता है ना तेजी के साथ मूवमेंट करता है, उसको आर्टेरियल सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। लास्ट रैपिड फिलिंग होती है आर्टेरियल सिस्टोल के दौरान 0.11 सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 पार्ट में प्रोटोडायस्टोल 0.04 सेकंड, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.08 सेकंड, रैपिड फिलिंग 0.11 सेकंड, स्लो फिलिंग 0.19 सेकंड, लास्ट रैपिड फिलिंग आर्टेरियल सिस्टोल जिसको कहते हैं 0.11 सेकंड वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए आपको याद रखना है जब कभी भी किसी भी प्रोसेस को, जो मैंने अभी बताया आपको ये शॉर्टकट बताया, अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लेकर आ रहा हूं और आपको पूरा यहाँ पर इस डायग्राम के यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। याद रखें हम सीधा आर्टेरियल से शुरू करते हैं। आपकी पूरी बॉडी में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा से कहाँ आया, आर्टेरियल पे आया, ठीक है। आपके रूटीन में जो मैंने बताया था वो याद रखिएगा दोस्तों, वो सारा बहस है, ठीक है। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कहा से आपके राइट एट्रियम में आया, ठीक है। अब राइट एट्रियम का सिस्टूल हुआ वेंट्रिकल में है, आपका लेफ्ट एट्रियम का आपका सिस्टूल हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में है। अब यहाँ पर एट्रियम पूरा खाली हो गया, वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल का सिस्टूल हुआ तो आर्टेरियल का डायस्टोल हुआ। अब वेंट्रिकल का वहां पर सिस्टूल होगा तो यहाँ से आपके दोनों तरफ लंग्स में गया, और लंग्स से यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ के लंग्स से पर्टिकुलर आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। और यहाँ से जो पर्टिकुलर आपके पूरे एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ पर स्पेशल अगर आप वेंट्रिकल से देखोगे तो लंग्स में गया और एओर्टा के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये पूरा आर्टेरियल सिस्टोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और डायस्टोल में फीलिंग नजर आएगी, ठीक है। हार्ट में फीलिंग नजर आएगी केवल। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आर्टेरिया के लेवल पर बात करो, एट्रियल के लेवल पर अगर सिस्टूल हुआ तो क्या हुआ। एट्रियल सिस्टूल को लास्ट रैपिड फीलिंग फेज कहते हैं दोस्तों, या प्री सिस्टूल भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट फीलिंग फेज मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसकी लास्ट फीलिंग फेज है, और उसके बाद यहाँ पर बाहर से जो ब्लड है उस एट्रिया में आ रहा है। यूजुअली वेंट्रिकल डायस्टोल के लास्ट फेज के जैसे कंसीडर कर सकते हो आप उसको, ठीक है। जैसे एट्रिया का हो रहा है वैसे वेंट्रिकल का भी हो रहा है, ठीक है। याद रखना आप यूजुअली वेंट्रिकल डायस्टोल के लास्ट फेज के जैसे इसको आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे यहाँ लास्ट फेज होगा वैसे यहाँ भी एट्रिया में भी लास्ट फेज होगा, यानी एक साइकिल कंप्लीट है उसके लास्ट में शुरू होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होगी उसके लास्ट में खत्म होगा, यानी इसकी ड्यूरेशन 0.11 सेकंड के आसपास आपको नजर आएगी दोस्तों। याद रख लेना, जो आर्टेरियल सिस्टोल को 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, और उस कंडीशन में हमने देखा था 0.11 सेकंड जो होता है आर्टेरियल सिस्टोल होता है, यानी आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन 0.11 सेकंड होता है, जिससे माइट्रल और आपके ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जितना भी ब्लड आना होता है वेंट्रिकल्स में चला जाता है दोस्तों। याद रखिएगा इस पीरियड के दौरान हो क्या रहा है, केवल एक स्मॉल अमाउंट में, याद रखना इस पूरी प्रोसेस को, इस पीरियड के दौरान केवल और केवल स्मॉल अमाउंट में ओनली 10% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फोर्स होता है। याद रखना केवल और केवल 10% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फोर्स हो रहा है, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल सर्कुलेशन के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल नहीं होता, याद रख लेना आप इसको, एक वर्ड को समझ लेना, एट्रियल सिस्टोल यानी आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलेशन में आपके पूरे हार्ट से बॉडी में जो जाने वाला सर्कुलेशन है उसके मेंटेनेंस में एसेंशियल नहीं होता, वहां कोई महत्व नहीं होता उसका, वहां केवल लेफ्ट वेंट्रिकल का महत्व होता है, याद रख लेना। इसीलिए बहुत सारे पर्सन जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ, यानी वहां पर आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, यानी पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया, ठीक है, उस आर्टेरियल फिब्रिलेशन के दौरान वहां पर कई सालों तक जिंदा रहता है दोस्तों, ठीक है। जबकि देखा जाए तो वो भी एक हार्ट डिजीज है, लेकिन आर्टेरियल फिब्रिलेशन होने के बाद भी सालों तक जिंदा रहता है, क्योंकि यहाँ पर केवल 10% होता है, 90% तो दूसरी जगह होता है। इसलिए बहुत सारे पर्सन आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। सर्कुलेशन जब इनसफिशिएंसी से सफरिंग के बिना, यानी वहां पर सर्कुलेशन में जितना भी होता है वेंट्रिकल से जा रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई सफरिंग लोकल पार्ट पर कभी भी उसको वहां पर देखने को नहीं मिलता। यद्यपि ऐसा व्यक्ति अगर मान लो नॉर्मल वर्क करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको दौड़ ले, आप उसको एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, आप उसको फिजिकल स्टेज ले ले, ठीक है, जब वो लेगा ना उसको तुरंत डिफिकल्टी का वहां पर फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसको वहां पर फिजिकल एक्साइटमेंट के दौरान फिजिकल स्ट्रेस के साथ सामना करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करता है दोस्तों, और ये कारण है बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है, बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेस के साथ सामना करने में डिफिकल्टी का लेवल वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा फीचर होता है, और यही फीचर आपके टेबल प्रैक्टिस में आपको विजिबल करना चाहिए दोस्तों, आपको सीखना चाहिए।
कि यहाँ पर आरटीएल के लेवल से किसी भी प्रकार के हार्ट में कोई प्रॉब्लम डायस्टोल सिस्टोल के दौरान देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल 10% ब्लड वहां से नीचे की तरफ आता है। याद रखना दोस्तों। दूसरी बात, जब प्रेशर क्रिएट होता है और जब प्रेशर क्रिएट होगा तब वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी आर्टियल सिस्टोल के दौरान इंट्रा आर्टियल प्रेशर क्या होगा, आर्टरी के अंदर, एट्रिया के अंदर, आप पर्टिकुलर हार्ट के एट्रिया की बात कर रहे हो, उसके अंदर क्या होगा, इंट्रा आर्टियल प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंक्रीज हो जाएगा, और इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर यानी वेंट्रिकल्स के अंदर दोनों इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, किंतु स्लाइटली, क्योंकि 10% ही तो आ रहा है, इसलिए वहां पर आर्टिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और दैट इज द कॉज ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। याद रख लेना दोस्तों, आर्टियल सिस्टोल के दौरान जब इंट्रा आर्टियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, और यही कारण है फोर्थ हार्ट साउंड डेवलप होता है। यानी आर्टियल मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण फोर्थ हार्ट साउंड का वहां पर प्रोडक्शन होता है। याद रख लेना, ये एक एक करके रिवर्स गियर में बता रहा हूं आपको, है ना। तो जब आर्टियल लेवल पर आर्टियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जब आर्टियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसी के कारण फोर्थ हार्ट साउंड विजिबल होता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर कर लेना आप कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पर फोर्थ हार्ट साउंड डेवलप होता है, ठीक है। हमारे देवंगन साहब ने एक वीडियो डाला था, अगर किसी के पास हो वीडियो तो आप इस ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर साउंड बताया जा रहा है, तो साउंड बताया जा रहा है तो साउंड कैसा होता है, ठीक है। तो लगभग कुछ हद तक एक बनाया गया आर्टिफिशियल मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का हार्ट अलग तरह से डेवलप करता है, न्यूट्रिशन है नहीं है तो उनका साउंड भी अलग होगा, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक आप खुद अच्छे वाले स्टेथोस्कोप से वहां पर विजिबल नहीं करते हो तब तक आप विजिबल नहीं कर सकते दोस्तों। तो याद रखना, फोर्थ हार्ट साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आर्टियल मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और फोर्थ हार्ट साउंड का प्रोडक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये आर्टियल सिस्टोल के दौरान, आर्टिया के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जब आर्टियल डायस्टोल होता है, आर्टियल का डायस्टोल होता है, रिलैक्स करता है, तब क्या होगा, आफ्टर आर्टियल सिस्टोल, जब आर्टियल सिस्टोल कंप्लीट हो गया उसके बाद में आर्टियल का सिस्टोल वहां पर होता है। आर्टियल सिस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है। तो याद रखना, आफ्टर आर्टियल सिस्टोल वहां पर आर्टियल पर्टिकुलर दोस्तों डायस्टोल आपको देखने को मिलता है। जब आर्टियल डायस्टोल को देखोगे तो आर्टियल सिस्टोल के बाद आर्टियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी। याद रख लेना, जब आर्टियल वहां पर डायस्टोल स्टार्ट होगा, आर्टियल डायस्टोल के साथ वहां पर वेंट्रिकल में प्रेशर फिलअप हो गया, तो फिलअप होने के कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल वहां पर साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अर्थात आर्टिया जब कॉन्टैक्ट हुआ, आर्टिया का जो सिस्टोल हुआ, सिस्टोल होने के दौरान क्या हुआ कि आर्टिया से ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल में चला गया, तो वेंट्रिकल में प्रेशर हमने कहा थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, और जब वहां पर आर्टिया का डायस्टोल हुआ यानी आर्टिया रिलैक्स करने लगा, लेकिन वेंट्रिकल को तो उसने पूरा भर दिया, और वेंट्रिकल को भर दिया तो साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण बेसिकली वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तब वेंट्रिकल वहां पर कॉन्टैक्ट करता है, उसे वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। यानी इधर आर्टियल डायस्टोल हुआ, वहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल प्रारंभ हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, आर्टियल डायस्टोल में यानी उसको पूरा फील होने में 0.7 सेकंड लास्ट होता है, याद रखना इस बात को। यानी आर्टिया को खाली होने में 0.1 सेकंड लगते हैं, 11 सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आर्टियल की बात करोगे, आर्टियल डायस्टोल की बात करोगे, पूर्ण रूप से आर्टिया को भराने में 0.7 सेकंड लास्ट होता है दोस्तों, याद रख लेना। एक्यूट ड्यूरेशन जो अगर देखते हो 0.69 सेकंड होती है, क्योंकि 0.11 सेकंड जो होता है डायस्टोल होता है, 0.69 सेकंड जो होता है आपका आर्टियल पर्टिकुलरली डायस्टोल का नजर आएगा दोस्तों, 0.69 यानी 0.7 के आसपास। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक है। ये लॉन्ग आर्टियल डायलेशन क्यों आवश्यक होता है दोस्तों, ये लॉन्ग आर्टियल डायलेटेशन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये वो पीरियड होता है दोस्तों जिसके दौरान वहां पर आर्टियल फीलिंग भी होती है, ठीक है। ये वो पीरियड होता है जिसके दौरान आर्टियल फीलिंग होती है वहां पर, और इसी के कारण वहां पर आर्टियल फीलिंग जब होगी, राइट एट्रियम में पूरी बॉडी में से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वहां पर रिसीव होता है, इसलिए पूरी बॉडी का जब ब्लड कलेक्ट होकर आएगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। इसीलिए वहां पर आपको 0.69 यानी 0.7 सेकंड लगते हैं पूरे आर्टिया को फुल होने में। ध्यान रख लेना दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम लंग्स से पल्मोनरी वेन के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जब वो डायस्टोल करेगा तब आपको ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर राइट एट्रियम के लेवल पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है। उसी कंडीशन में साइमल्टेनियसली उसी के पास में जो लेफ्ट एट्रियम होता है, उस लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहीं पर रिसीव होता है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये दोनों केसेस जो होते हैं, मैंने इसीलिए कहा हार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, समझना आपको है। अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी रिदमिक कैपेसिटी को मेंटेन करना आपके हाथ में है दोस्तों, मैं तो कर लेता हूं, अब आपके हाथ में है दोस्तों। याद रखिए, यहाँ पर केवल इतना याद रखिए कि आर्टियल इवेंट और वीनस इवेंट क्या है, कैसे हो रहा है, बस इतना समझिए। मैं इसीलिए इसको पीछे से शुरू कर रहा हूँ और आगे लेकर आ रहा हूँ दोस्तों,
ताकि आपको एक चैनल साइकिल का जब शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ये बीच में लेकर आ गया आपको। जब आर्टेरियल डायस्टोल का आपको 0.7 सेकंड नजर आ रहा है, तो फर्स्ट 0.3 सेकंड में क्या हो रहा है, 0.27 सेकंड एक्यूरेटली अगर देखोगे वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ कॉन्साइज होता है दोस्तों, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से वहां पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और इसी के बाद वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो लगभग 0.5 सेकंड जो होता है वेंट्रिकल डायस्टोल का होता है दोस्तों, ठीक है, फिल होने का 0.53 सेकंड एक्यूरेटली। इतने में आप देखोगे दोस्तों वहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में वहां पर वेंट्रिकल डायस्टोल जो होगा वो लगभग 0.5 सेकंड यानी 0.53 सेकंड के लगभग एक्यूरेटली होता है, वहां पर ये पूरी प्रोसेस जनरेट हो जाती है। इसीलिए याद रखना आर्टेरियल डायस्टोल का लेटर पार्ट वेंट्रिकल डायस्टोल के साथ कोइंसाइड होता है, यानी यहाँ पर आर्टेरियल डायस्टोल हुआ, उसके अंतिम अवस्था में वेंट्रिकल्स का डायस्टोल वहां पर कोरिलेट करता है उसके साथ में, इसलिए लगभग 0.4 सेकंड का होता है। इसीलिए हार्ट रिलैक्स होता है पूरे 0.4 सेकंड के लिए। याद रखना कार्डियक साइकिल के बीच में इसीलिए हार्ट 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स्ड होता है, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल वहां पर शुरू होती है। इसलिए एट्रियल जो आप डायस्टोल की बात कर रहे हो, एट्रियल डायस्टोल का जो लेटर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल डायस्टोल के साथ कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है, उसके साथ में वो मिक्स हो जाता है कि ये हो रहा है उसके बाद ये हो गया, इसीलिए लगभग 0.4 सेकंड लगते हैं इसमें। और इसीलिए हार्ट रिलैक्स होता है कि मुझे इधर के चैम्बर का काम चल रहा है, ये लोग काम करते हैं, जब तक मैं रिलैक्स हो लूं, इसीलिए 0.4 सेकंड तक हार्ट रिलैक्स हो जाता है, फिर से अपनी कार्डियक साइकिल को उसके बाद शुरू कर देता है, ठीक है। ये आर्टेरियल रीजन पे आपने समझा। तो वेंट्रिकल रीजन पे क्या करेंगे आप दोस्तों, वेंट्रिकुलर इवेंट का जब आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जब वेंट्रिकुलर इवेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपने देखा था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, टोटल 5 पीरियड बताऊंगा दोस्तों। पहला आपने देखा था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, यानी यहाँ पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कार्डियक साइकिल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड वेंट्रिकुलर साइकिल का वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज होता है, पहला फेज होता है, और इसमें 0.05 सेकंड लगते हैं। 0.05 सेकंड कार्डियक साइकिल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो वेंट्रिकल सिस्टोल का फर्स्ट फेज होता है उसको 0.05 सेकंड लगते हैं दोस्तों। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो टाइप होती है जिससे वहां पर टेंशन के इंक्रीज के द्वारा ये कंडीशन कैरेक्टराइज होती है, यानी मसल्स फाइबर की लेंथ में बिना किसी चेंज हुए, वहां लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक ही जैसा लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए वेंट्रिकल मसल्स की बिना लेंथ को चेंज किए हुए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को हम दोस्तों आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी एक निश्चित वॉल्यूम का कंटेंट वहां पर फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बड़ा फीचर है जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टेरियल सिस्टोल के इमीडिएटली बाद वेंट्रिकल प्रेशर में इंक्रीज के कारण एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो गया, ठीक है, यानी आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, ऊपर से एट्रिया कांटेक्ट हुआ और इमीडिएटली बाद वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। अब यहाँ पर ब्लड आ गया, अब ये ब्लड धीरे धीरे यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब ये वॉल पे प्रेशर करा इसने, रिटर्न प्रेशर हो रहा है वॉल के ऊपर, तो वॉल क्या हो गया, वॉल क्लोज हो गया, ठीक है। इसीलिए वॉल क्लोज होता है, और वॉल जब क्लोज होता है तब क्या साउंड बनाता है दोस्तों, याद रखना एट्रियल सिस्टोल के इमीडिएटली बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर में इंक्रीज के कारण एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो रहा है, ठीक है। सेविलुलर वॉल ऑलरेडी क्लोज हो गए, ठीक है, मेन आपके ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल क्लोज हो गए, आपके पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल क्लोज हो गए, सेविलुलर वॉल आपकी क्लोज हो गए, ठीक है। जब वेंट्रिकल क्लोज कैविटी के रूप में कांटेक्ट करता है, ठीक है, क्लोज बिल्कुल कैविटी एकदम बंद हो गई, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो गया, बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो गया। अब जब क्लोज कैविटी के रूप में कांटेक्ट कर रहा है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मसल फाइबर के लेंथ में या वेंट्रिकुलर चेंज के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें 60 to 70 ml ब्लड आएगा मतलब आएगा, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों यहाँ पर वेंट्रिकुलर चेंजेस के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता, हर बार जितना वॉल्यूम आता है उतना ही आएगा, और इसीलिए वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में केवल एक टेंशन इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो खिंचाव आएगा ना, कोई भी चीज खुलेगा, तो इसीलिए वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में केवल एक टेंशन इंक्रीज होता है दोस्तों, ये समझने की बात है। और ये टेंशन जब इंक्रीज होगा क्योंकि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में टेंशन इंक्रीज हुआ, ये प्रेशर वेंट्रिकल के इनसाइड शार्पली इंक्रीज होता है, बहुत ही शार्प रूप से अंदर बहुत ज्यादा दबाव डेवलप करता है, इसीलिए ये टेंशन यहाँ पर डेवलप होता है। याद रखना दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड। याद रख लेना जब आपके वेंट्रिकल्स के लेवल पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, वेंट्रिकुलर मस्कुलर में केवल टेंशन इंक्रीज हुआ और ये आपके आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में टेंशन इंक्रीज हुआ और ये प्रेशर वेंट्रिकल के इनसाइड बहुत शार्पली इंक्रीज होता है दोस्तों, और इसी फेज के प्रारंभ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल का क्लोजर होता है, और यही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल का जो क्लोजर होता है फर्स्ट हार्ट साउंड को इंडिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया और वेंट्रिकल में प्रेशर इनसाइड इंक्रीज होने के कारण जब यहाँ पर जाकर ये वॉल का क्लोजर हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल, माइट्रल वॉल, इनका क्लोजर हुआ, इनके क्लोजर होने के कारण दोस्तों याद रखना एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर होने के कारण उसी समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है।
क्लियर कर लेना इस चीज को, आपको सब चीज में क्लियर कर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड कहाँ बना आपने देखा, आर्टियल लेवल पर। जब आपने फर्स्ट हार्ट साउंड देखा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर के दौरान वहां पर आपको दोस्तों फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया, ठीक है। याद रखना इस बात को, भूलना नहीं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर के दौरान आपको फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा। दूसरी बात, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या महत्व है दोस्तों। जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के दौरान वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्रेटली इंक्रीज होता है दोस्तों, तो जब ये प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंस के ऊपर वहां पर जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर इंक्रीज होता है दोस्तों। यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कितना है, ठीक है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर के ऊपर इंक्रीज होता है दोस्तों, और तब सेरेब्रल वॉल ओपन होता है। यानी इन दोनों वॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ, ऊपर के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हुए, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया। लेकिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से जो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जो वीनस ब्लड जा रहा है और एओर्टा के माध्यम से पर्टिकुलर सॉरी यहाँ पर जो सेमिलुनर वॉल का लेवल होगा वो सेमिलुनर वॉल जो एओर्टिक वॉल के रूप में होगा वो यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। और इसीलिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा वेंट्रिकल प्रेशर में राइज होना कॉज्ड होता है दोस्तों, और ये सेमिलुनर वॉल की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो प्रेशर वेंट्रिकल में राइज हुआ सेमिलुनर वॉल की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसी के कारण ब्लड का वेंट्रिकल से एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में इंजेक्शन होना शुरू होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल में इंजेक्शन होगा तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ से एओर्टा का सेमिलुनर वॉल ओपन होगा और यहाँ से ब्लड वहां पर जाने को शुरू हो जाएगा, यानी वहां पर प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों, जब टैबलेट प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीजों को समझ जाओगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा होता है तो ये होता है। तो अगर हम अंदर रिदमिक कैपेसिटी में किस वाल में प्रॉब्लम आई है उस वाल के फंक्शन को हम ठीक करेंगे। अगर आपको कोई भी बुक में आपको आपके मेडिसिन जब पढ़ाई थी जब लिखा था कि पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन पे काम करती है, तो सीधा यहाँ पर काम करेगी, इसी चैप्टर पे काम करेगी। यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी का पर्टिकुलर एओर्टिक लेवल का, ठीक है। और यही कारण बता रहा है कि भाई वेंट्रिकल पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दोनों लेवल पर हो रहा है। यानी आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के लेवल से प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो गया, इधर लंग्स पे जा रहा है, इधर आपके एओर्टा पे जा रहा है, सेमिलुनर वॉल के लेवल पर। तो आप यहीं पर जाकर ट्रीटमेंट करोगे, इसको बैलेंस करोगे, इसी रिदम को नॉर्मल करोगे, ऑटोमेटिक आप पेशेंट को ठीक कर दोगे दोस्तों। तो याद रखिए, जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल ओपन हुआ तो ब्लड जा रहा है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन पीरियड। कितने समय में जाएगा ब्लड? 0.22 सेकंड। याद रखना, जब वेंट्रिकल की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और सेमिलुनर वॉल की ओपनिंग के कारण दोनों वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्टेड आउट होगा, इसलिए इस पीरियड को इजेक्शन पीरियड कहते हैं। और इस इजेक्शन पीरियड में लंग्स में जाना और एओर्टा में जाना, इस पीरियड का ड्यूरेशन 0.22 सेकंड होता है दोस्तों, क्योंकि एकाएक नहीं चला जाएगा, पहले फोर्स लगाएगा, पहले फोर्स से वहां पर जाएगा और उसके बाद धीरे 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 उन ब्लड को जो आगे भेजा है उसको धक्का मार मार के पूरी बॉडी में प्रेशर जनरेट करके पूरी बॉडी में भेजा जाएगा। यहाँ आपके राइट वेंट्रिकल में इतना प्रेशर नहीं जाएगा क्योंकि तो लंग्स तक ही जा रहा है, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में महसूस होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इसीलिए चारों चेंबर में सबसे ज्यादा ठीक होता है और हर प्रकार के प्रेशर को वहां पर सहन करने का समय रखता है। इसलिए इंजेक्शन पीरियड भी दो प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर भी आपको दो प्रकार आपको नजर आएंगे। फर्स्ट स्टेज नजर आएगा जिसको बोलते हैं रैपिड, मैंने इसीलिए कहा फर्स्ट स्टेज नजर आएगा जिसको बोलते हैं रैपिड इंजेक्शन पीरियड। अचानक बहुत फोर्स के साथ, यानी फर्स्ट स्टेज में सेमिलुनर वॉल की ओपनिंग के तुरंत बाद इमीडिएटली बात ये स्टार्ट होती है और इस स्टेज के दौरान लार्ज अमाउंट में ब्लड दोनों वेंट्रिकल से रैपिडली इजेक्ट होता है, इसलिए इसमें 0.13 सेकंड लगते हैं। फर्स्ट स्टेज में 0.13 सेकंड लगते हैं, यानी एक साथ फोर्स दोनों वेंट्रिकल से निकला, एक पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, एक आपके एओर्टा से बॉडी में गया, ठीक है। इसमें 0.13 सेकंड 0.13 सेकंड आपको लग रहा है। जब आप सेकेंड स्टेज में गए या स्लो इंजेक्शन पीरियड में गए दोस्तों, तो इस स्टेज के दौरान ब्लड बहुत ही लेस फोर्स के साथ स्लोली इजेक्ट होता है, ठीक है। इस स्टेज के दौरान ब्लड बहुत ही धीरे धीरे दोस्तों वहां पर इजेक्ट आउट होता है और यही सबसे बड़ा फ्रेमवर्क तैयार करता है दोस्तों, जो यहाँ पर सारी प्रोसेसेस को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, सारी प्रोसेस को नॉर्मलाइज करता है दोस्तों। यही कारण है इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। अब ये इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, याद रखना दोस्तों, इंजेक्शन पीरियड की एंड पर वेंट्रिकल पूर्ण रूप से एम्प्टी नहीं हो जाता, पूरा खाली नहीं हो जाता दोस्तों, कुछ अमाउंट का ब्लड प्रत्येक वेंट्रिकल में हमेशा रिमेन रहता है। अगर खाली हो जाएगा तो चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से जितना ब्लड आता है उतना ब्लड नहीं जाता, इसलिए स्मॉल अमाउंट का ब्लड प्रत्येक वेंट्रिकल में रिमेन रह जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन पीरियड के एंड पर वेंट्रिकल में ब्लड की अमाउंट जो रिमेन रहती है एट द सिस्टोल, एट द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जितना ब्लड वहां पर रहता है उसे इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। जो सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जितना ब्लड भेजना था बाहर निकाल दिया, उसके बाद जितना ब्लड वहां मौजूद रहता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और ये वेंट्रिकल्स में 60 से 80 ml होता है, 60 to 80 ml ब्लड वेंट्रिकल में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और ये इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 to 80 ml वेंट्रिकल में मौजूद रहता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी, ठीक है। यानी वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड आया वो फोर्स के साथ आपने बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद 60 to 80 ml जो वेंट्रिकल में ब्लड रिमेन रहता है, जो वहां पर वेंट्रिकल्स के पूरे फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए, उसके काम को दोबारा फिर से जनरेट करने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। ये जो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है कई
मेथड के द्वारा आप मेजर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जब इस चीज को देखा जाता है ना, तो जब हार्ट के फंक्शन देखे जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप यूज करते हो रेडियो न्यूक्लियर एंजियोकार्डियोग्राफी, मल्टीगेटेड एक्यूसिडिज्म MUGA स्कैन। यदि आपको टेबल प्रैक्टिस में कभी भी किसी को सिस्टोलिक वॉल्यूम का आपको वहां पर जानकारी चाहिए, तो याद रखना रेडियो न्यूक्लियर एंजियोकार्डियोग्राफी मल्टीगेटेड एक्यूटिज्म यानी MUGA स्कैन कराना चाहिए दोस्तों। दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी। ये क्या कराते हैं? यही तो कराते हैं दोस्तों, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, कंप्यूटेड टोनोग्राफी CT स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस यानी MRI से। ये 4-5 जो लेवल होते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से आप यहाँ पर किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करके कार्डियक रिजल्ट लिखकर आप वहां पर भेज सकते हो। ठीक है, आप मुग्गा स्कैन लिख दो, इकोकार्डियोग्राफी लिख दो, कार्डियक कैथेटराइजेशन लिख दो, CT स्कैन MRI कार्डियो लिख दो। आप देखो पूर्ण रूप से आपको वहां पर निकलकर सामने देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट आज का है दोस्तों इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के फ्रैक्शन को रेफर करते हैं दोस्तों। जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है कितना वहां पर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के फ्रैक्शन को रेफर करने का काम करता है, यानी रिलैक्स होगा वो चेंबर, कितना वहां पर पर्टिकुलर आखिरी में मौजूद रहेगा। जितना ब्लड निकलना था सिस्टोल में निकल गया, लेकिन डायस्टोल के दौरान कितना ब्लड वहां पर मौजूद है वो इजेक्शन फ्रैक्शन के लेवल पर देखा जाता है। प्रत्येक वेंट्रिकल पर बीट के द्वारा हर बीट में हर साइकिल में वहां पर दोस्तों इजेक्ट आउट होता है। और इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को 30 से लगाकर 150 ml से अकॉर्डिंग टू हार्ट रिदम, अकॉर्डिंग टू हार्ट डिस्टर्बेंसेस 30 ml से 150 ml तक प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा मैक्सिमम वहां पर कंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी 30 ml से 150 ml तक वहां पर ब्लड आ जाता है और उसके बाद 70 ml तक इजेक्ट आउट किया जाता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहता है। एक बार में 70 ml ब्लड वहां पर इजेक्ट आउट होता है दोस्तों। इसीलिए इजेक्शन जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रिक्शन हुआ वो कितना हुआ? 60 से 65%। ठीक है, 60 से 65% जो होता है दोस्तों वो नॉर्मल इजेक्शन होता है। इतनी मात्रा में वहां से ब्लड को निकाला जाता है। इसलिए याद रखना इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिटर्मिनेशन करना बहुत इजी होता है दोस्तों। जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के द्वारा उसको डिवाइड किया जाता है दोस्तों, जिसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी SV वॉल्यूम कितना हुआ, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हुआ, माइनस इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कर लो आप, तो इजेक्शन रेट में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। इसलिए इसका महत्व उस कंडीशन में होगा जब आप कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल इतना देखना है यहाँ पर सिग्निफिकेशन ऑफ डिटरमिनिंग इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, इसका डिटरमिनेशन करना क्या जरूरी, क्यों जरूरी है, ऐसी कौन सा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, कौन सी कंडीशन है डिसीज के रूप में जो डेवलप हो रही है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी आप EF को देखोगे, इजेक्शन फ्रैक्शन EF बराबर SV, यानी आप यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम देख रहे हो, उसको भाग दे रहे हो आप दोस्तों EDV, इजेक्शन डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो EDV माइनस ESV इक्वल टू भाग दे दो उसको आप दोस्तों EDV, ये निकल आएगा आपका इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन का मेजरमेंट होता है। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो मेन आपका होता है जिससे बॉडी में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन का मेजरमेंट होता है। और क्लिनिकली वेंट्रिकुलर जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है दोस्तों, उसे असेसिंग के एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स के रूप में देखा जाता है कि आपके हार्ट में चारों चेंबर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो आप इजेक्शन फ्रैक्शन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियोमायोपैथी में डिक्रीज करने के रूप में देखते हो आप दोस्तों। यानी मायोकार्डियम के डिसीजेस, इसके एनलार्जमेंट, इसके स्टीफनिंग, इसकी हार्डनिंग के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। और इसी के कारण में आप जब वहां पर डायग्नोसिस करोगे तो हार्ट की इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यानी हार्ट में यहाँ पर यदि ये इजेक्शन फ्रैक्शन आपको वहां पर घटा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, आप मान लीजिएगा हार्ट की इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन हो रही है, हार्ट नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रही है, कार्डियोमायोपैथी हो रही है, या फिर हार्ट में बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गया, कौन से चेंबर की हाइपरट्रॉफी हुई है, स्टीफनिंग हो रही है, कौन सा चेंबर वहां पर स्टीफ हो गया, कौन सा हार्डनिंग वहां पर कैरेक्टराइज हो रही है, कौन सा पार्ट हार्ड हो गया। अब हार्ड हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन होगा नहीं। अब 4 चेंबर है भाई, 4 चेंबर में से कौन सा गया? सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। आप जब कहते हो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं कंडीशन से, पंपिंग एक्शन के फेलियर के कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज यहीं तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं। कल तो नहीं, मंडे प्रोटोडायस्टोल को समझेंगे और पूरा फंक्शन जो आगे का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों हार्ट के लेवल पर, वो मैं पूरा आपको आगे बन रहा है। मैं इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैंने 2 हार्ट साउंड आज आपको बता दिए दोस्तों। दोनों को ध्यान रखना, दोनों को समझना। और अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, कोई नॉर्मल बच्चा आता है ना, बच्चों में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा साउंड सुनाई देता है क्योंकि उनमें कार्डियक साइकिल बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, आप उनको ऑब्जर्व करना सीखो। निप्पल के 2 उंगली नीचे, लेफ्ट साइड में स्टेथोस्कोप को आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखो, निप्पल के ऊपर, निप्पल के साइड में, लेटरल, मीडियल, आप सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको एक एक हार्ट साउंड अलग सुनाई देगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 हार्ट साउंड नॉर्मल स्टेथोस्कोप से सुनाई दे जाते हैं, लेकिन जो 4 हार्ट साउंड सुनना है तो उसके लिए आपको पूरा कंप्यूटर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके माध्यम से सुन सकते हो। लेकिन 2 हार्ट साउंड आपको बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान आपको बहुत इजीली विजिबल होता है, जो आप लोग देखते हो दोस्तों। ठीक है, आज आपको नहीं लगता है, यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों।